video we are going to move further with cash book double column. ठीक है, in the previous video I had explained about single column cash book कि single column cash book को किस तरीके से treat किया जाता है. Now in today's video we are going to discuss the double column cash book कि double क्यों कहा गया. single में एक column था amount का, in double column cash book there will be two column of amount, one is for cash and one is for bank. बहुत सी बार बिजनेसमैन का हिसाब बैंक में भी चल रहा होता है और जो दुकान में नॉर्मल पैसा रहा वो भी होता है, तो दोनों का हिसाब मेंटेन करता है कि दुकान में कितना पैसा रहा है और बैंक में कितना पैसा आ जा रहा है. ठीक है, दोनों जगह ट्रांजैक्शन चल रही है. तो बस हमें ये समझना होता है डबल कॉलम में कि भाई पैसा आया तो कैश में आया या बैंक में आया. अगर कैश में आया तो कैश को डेबिट कर दो, बैंक में आया तो बैंक को डेबिट कर दो. और पेमेंट करी कैश में करी तो कैश से रिड्यूस कर दो, और चेक से पेमेंट करी तो बैंक से रिड्यूस कर दो. एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो शायद क्लैरिफाई आप लोगों को हो जाए. ध्यान देंगे. सबसे पहले फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, बिल्कुल सेम वैसे ही. इधर वाले से डेबिट, ये क्रेडिट. पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट. क्लियर है. सबसे पहले लिखा कैश इन हैंड कि हमारे पास पैसा कितना था 10,000 और बैंक बैलेंस कितना था 8,000. तो मतलब दुकान में तो रखे 10,000 रुपए और बैंक में 8,000 रुपए. अब इस एंट्री में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपके पास इतना पैसा है, कैश इतना है, बैंक इतना है. ठीक है, तो इसे कैसे डिनोट करते हैं. डेट आपकी है जनवरी 1. कैश की में कैश कितना था 10,000 और बैंक कितना था 8,000 और इसे डिनोट करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन से. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश का अमाउंट था 10,000 वो कैश के कॉलम में दिखा दिया गया और बैंक का अमाउंट था 8,000 को बैंक के कॉलम में दिखा दिया गया. दिस इज योर एंट्री नंबर 1. इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सिर्फ आपको बताया गया कि कंपनी के पास कितना पैसा है और कितना बैंक बैलेंस है. ठीक है, तो उसे किससे डिनोट करेंगे ब्रॉट डाउन से. 3 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश. हमने सामान बेचा नगद. जब सामान बेचेंगे पैसा आएगा, सामान चला जाएगा. हमें फिलहाल किस पे फोकस है, कैश पे. तो पैसा आ रहा है. 3 तारीख को कैश आया 8,000 रुपए. 3 तारीख को कैश आया 8,000 रुपए. क्यों आया, क्योंकि हमने सामान बेचा टू सेल्स और उस दिन बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो बैंक को कर देंगे डैश. क्लियर. ये हो गया आपकी 3 तारीख की एंट्री. 6 तारीख डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. ध्यान दीजिएगा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. पैसा बैंक में जमा किया, पैसा बैंक में जमा किया तो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया और कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया. इस तरह की एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा. 6 तारीख को बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ. इंक्रीज यहाँ होता है, डिक्रीज यहाँ होता है. तो 6 तारीख को बैंक वाले कॉलम में हमने दिखा दिए कितने 5,000 रुपए और 6 तारीख को ही कैश वाले कॉलम में दिखा दिए 5,000 रुपए. दोबारा देखिएगा, लिखता है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, इधर की साइड इंक्रीज होता है डेबिट में, और कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया. ठीक है, इस तरह की एंट्री जो दोनों साइड पोस्ट होती है उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज. क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज. दोनों साइड जाती है. अब इस तरह की एंट्री में कंफ्यूजन क्या है, जब आप बैंक में लिखोगे तो लिखना पड़ेगा यहाँ टू कैश, और जब यहाँ कैश में लिखोगे तो लिखोगे बाय बैंक. लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो नाम ऊपर होता है वो नाम अंदर नहीं आते, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्रीज में ये एक्सेप्शन चलता है कि जो नाम है कैश बुक है तो कैश ही लिख रहा, बैंक है तो बैंक ही लिख रहा. ठीक है, तो इस तरह से एक्सेप्शनल केस है आपके. इसके आगे हम सी मेंशन करते हैं कॉन्ट्रा, कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था लिखने के लिए, इस वजह से हमने कैश और बैंक का यूज किया. क्लियर है. तो ऐसी कोई भी एंट्री जो दोनों साइड पोस्ट होगी उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू बैंक चार्जेस. 10 तारीख को लिखा 8 तारीख को लिखा बॉट गुड्स फॉर कैश. बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने सामान लिया नगद तो सामान आया पैसा चला गया. 8 तारीख को 7,000 रुपए. तो 8 तारीख को नगद दिए हैं, कैश में से 7,000 रुपए चले जाएंगे और किस वजह से गए, बाय परचेज. 10 तारीख को लिखता है बैंक चार्जेस. देखो बैंक के साथ एक बार कभी वर्ड यूज करते हैं चार्जेस, कभी वर्ड यूज करते हैं अलाउड.
ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द है। चार्ज जहां पे यूज होगा उसका मतलब है बैंक आपके अकाउंट से पैसा लेस कर रहा है। अपनी जो फैसिलिटीज बैंक आपको देता है, आपको एटीएम फैसिलिटी दे रखी है, आपके मोबाइल में मैसेजेस आते हैं कि कौन कितनी ट्रांजैक्शन आपने विड्रॉ करी, कितना डिपॉजिट, जो भी डिटेल है बैंक आपको प्रोवाइड करता है, उन चीज़ों का बैंक आपसे पैसा चार्ज करता है। चार्ज करने का मतलब होता है डिडक्ट करता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ लिखा है बैंक चार्जेस 80, कि बैंक ने 80 रुपए घटाए। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। तो 10 तारीख को बैंक से 80 रुपीज माइनस कर दिए, किस नाम से? बाय बैंक चार्जेस के नाम से। क्लियर है? तो 10 तारीख को हमने बैंक चार्ज बैंक में से रिड्यूस कर दिया। 15 तारीख को लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम गोपाल 2500। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम गोपाल 2500, कि हमें गोपाल से चेक मिला। थोड़ा सा ध्यान देना कि जब आपको चेक मिलता है तो जब तक आप वो चेक बैंक में जमा नहीं करोगे तब तक बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा, और चेक कैश होता नहीं है। तो बच्चा कंफ्यूज कि चेक को क्या मानो, कैश मानो कि बैंक मानो। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, चेक जब तक बैंक में जमा नहीं होगा तब तक आप उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है? आपको किसी ने चेक दिया, वो चेक आपके पास रहेगा। जब तक आप उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तब तक उसकी एंट्री नहीं बनेगी। तो फिलहाल जो चेक मिला 15 तारीख को हमें गोपाल से, इसकी एंट्री हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि चेक ना तो कैश है ना बैंक है। 18 तारीख को क्या होता है? डिपॉजिट गोपाल चेक इनटू बैंक, कि गोपाल का जो चेक था 2500 रुपए का, वो हमने बैंक में जमा कर दिया। अब जब कोई हम चेक बैंक में जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो 18 तारीख को हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है 2500 रुपए से। ठीक है? और वो चेक किससे मिला था हमें? टू गोपाल। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चेक जब रिसीव होगा तो एंट्री नहीं करोगे। हाँ, बहुत से राइटर ऐसे होते हैं, किसी आप बुक्स जब प्रेफर करोगे, बुक्स सॉल्व करोगे, तो बहुत से राइटर ये मान के चलते कि चेक जब मिलेगा तब कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, सपोज हम जनवरी की क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जनवरी की आखिरी तारीख 31 है, 31 तारीख तक अगर उस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑन 31 ऑफ जनवरी हम सारा चेक बैंक में जमा कर देंगे खुद से, चाहे क्वेश्चन में कहा हो चाहे ना कहा हो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में क्या करते हैं, जब चेक रिसीव करते तो एंट्री नहीं करते, और जब हम चेक को जमा कर देंगे तो बैंक को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। तो 18 तारीख की एंट्री हम कर चुके हैं कि गोपाल वाला चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक हमारा इंक्रीज हो गया। नाउ 25 बैंक अलाउड इंटरेस्ट। अलाउड मतलब बैंक आपको ब्याज दे रहा है। अब आपका पैसा बैंक में जमा होता है तो उस जमा पैसे पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके लिए जब बैंक आपको देगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अलाउड। जब बैंक आपसे लेगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे चार्ज। तो फिलहाल कहा बैंक अलाउड इंटरेस्ट 150 रुपए, बैंक ने आपको 150 रुपए का ब्याज दिया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया 150 से। लिखेंगे टू बैंक इंटरेस्ट एंड द डेट इज 25th। नाउ द लास्ट एंट्री इशूड चेक टू राम। इशूड करने का मतलब किसी की पेमेंट करना। तो पढ़ते हैं इशूड चेक टू राम, हमने राम को चेक दिया, मतलब हमने राम के पैसे देने थे तो हमने उसको चेक दे दिया। कितने रुपए का? 12000 रुपए का, और उसने हमें 300 रुपए का डिस्काउंट, मतलब हमने राम के 12300 रुपए देने थे, जिसमें से हमने उसे 12000 रुपए का चेक दिया। चेक जब आता है तो एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जब चेक से पेमेंट करोगे तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक के कॉलम में। तो जब हम राम को चेक देंगे 29 को तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा बाय राम, और बैंक से हमारे कम हो गए 12,000 रुपीज। तो यहाँ कवर होते हैं आपकी सारे ट्रांजैक्शन। एक बार रिवाइंड कर लो। जब जब पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। पहली बार कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जो दोनों साइड पोस्ट होती हैं, और ऐसी दो ही एंट्री हैं। पहली जो हमने इस क्वेश्चन में डील करी, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, और दूसरी एंट्री होती है विथड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला। उस केस में कैश इंक्रीज होता है, बैंक डिक्रीज होता है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? बाकी आपको ध्यान ये रखना है, अलाउड और चार्ज का ध्यान रखना है। अगर वर्ड बैंक अलाउड है तो मतलब बैंक आपको दे रहा है, और अगर वर्ड चार्ज है तो बैंक आपसे ले रहा है। जब जब बैंक आपको पैसा देगा तो डेबिट साइड में एंट्री आएगी, बैंक लेगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। तो
तो इन बातों का ध्यान रखते हुए कॉन्ट्रा एंट्रीज, फिर एक बार चेक कर लीजिए कि कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज होती है जो एक एंट्री होगी लेकिन एंट्री दोनों साइड होगी, डेबिट भी क्रेडिट भी, उन एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्रीज कहा जाता है। तो ये सब एंट्रीज करने के बाद फिर सिमिलर जैसे हमने सिंगल कॉलम में बैलेंसिंग की थी, सेम उसी तरीके से बैलेंसिंग की जाएगी। ठीक है, इसका टोटल कर लो 10 और 8 18,000 रुपये, यही 18,000 यहाँ पे लिखिए, और 18 में से 7 और 5 कितने थे 12, तो 18 में से 12 गए कितने बच गए 6,000 रुपये। इसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन और डेट आ जाएगी 31। एक बार बैंक चेक कर लो, 8 और 5 13 14 15 15,650, 8 5 13 14 15 15,650, 15,650 हमने यहाँ लिखे। अब 15 में से 12 गए तो बच गए 3,650 और 80 और घटाने हैं, 3,650 में से 50 गए 3,600 और 30 गए तो 3,570। ठीक है, 3,570 बैलेंस कैरेट। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक क्लियर होता है कैश बुक विद डबल कॉलम, एंड डबल कॉलम मींस 1 कॉलम फॉर कैश एंड 1 फॉर बैंक।